जय हिंद फ्रेंड्स। जीके वाले अपने सीरीज में आज करते हैं अपन 12 सितंबर की थर्ड शिफ्ट और सीजीएल 2024 की 12 सितंबर थर्ड शिफ्ट। पहला ही अपना क्वेश्चन था फ्यूज। पहली बात तो फ्यूज क्या होता है। घरों में, बिल्डिंगों में, कॉम्प्लेक्स में, दुकानों में, इन जगह पे इसको अपन लगाते हैं बिजली के कनेक्शन में, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन में। जब लोड बढ़ जाता है तो ये सर्किट को डिस्कनेक्ट कर देता है ताकि वो जलने से बच जाए, है ना। तो घरेलू यूज में है ना, घरेलू यूज में बेसिकली 5 एम्पियर का लगता है। एम्पियर क्या होता है? ये धारा का मात्रक होता है। इलेक्ट्रिसिटी एम्पियर में मापी जाती है, ठीक है। तो 5 एम्पियर का बेसिकली फ्यूज लगता है अपने घरों में। पहले लगता था फ्यूज की, कैसे बताऊं आपको, ऐसा सा होता था कुछ, पीछे से मिट्टी का बना हुआ और आगे ऐसे बना हुआ। इसमें एक तार जुड़ा हुआ होता था, ऐसे 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 इससे इसको। तो जैसे लोड बढ़ा तो ये तार को डिस्कनेक्ट कर देता था बीच में से, तार जल जाता था या टूट जाता था। लेकिन आजकल इसको रिप्लेस कर दिया है। आजकल फ्यूज नहीं आता, आजकल आती है एमसीबी। एमसीबी जो ट्रिप हो जाती है नीचे, मतलब उसकी बटन लोड बढ़ते ही अपने आप ऑफ हो जाती है, जो अपने घरों में, दुकानों में, मॉल में, इन सब में लगती है। अलग अलग कैपेसिटी की आती है। एमसीबी का पूरा नाम होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, सर्किट को ब्रेक करने वाले नाम से पता लग रहा है। एमसीबी का पूरा नाम पूछ सकता है, ध्यान में रखेंगे। आजकल घरों में, घरों, दुकानों, सारी जगह ये लगती है। मतलब फ्यूज को रिप्लेस कर दिया है किसने? एमसीबी ने। आजकल फ्यूज कोई नहीं लगाता है, खासकर घरों में तो। वैसे कोई एलटी लाइन है या 11,000 वोल्टेज वाली लाइन है, 33,000 वोल्टेज वाली लाइन है, वहां तो आज भी फ्यूज लगते हैं। लेकिन घरों में, दुकानों में, इन सब में फ्यूज नहीं लगते हैं। क्या करता है एमसीबी? लोड, सर्किट का लोड बढ़ जाए तो सर्किट को डिस्कनेक्ट कर देता है, कनेक्शन उसका कट कर देता है, ट्रिप हो जाती है एमसीबी, ठीक है। नेक्स्ट था विश्व धर्म सम्मेलन। कहाँ हुआ? शिकागो में। कब हुआ? 1993 में, सॉरी 1993 में, 1893 में। विश्व धर्म सम्मेलन शिकागो में, अमेरिका की एक सिटी है, यूएसए। इस सम्मेलन में भारत को, इंडिया को, भारत को व हिंदू धर्म को, हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व किया था, प्रतिनिधित्व किया था स्वामी विवेकानंद ने। यही क्वेश्चन था बस। विश्व धर्म सम्मेलन शिकागो में, अमेरिका में, 1893 में स्वामी विवेकानंद ने भारत का और हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व किया था। और इनकी पहली ही लाइन थी, अमेरिका के मेरे भाई और बहनों। तो इस बात को सुन के वहां के सारे लोग इम्प्रेस हो गए थे और 2-2.5 मिनट तक लगातार तालियां बजती रही थी। पहले तो इनको वो, इनके बारे में एक कहानी है कि पहले तो इनको बोलने का मौका ही नहीं दिया जा रहा था, लेकिन बाद में कैसे जैसे करके इनको 2 मिनट का टाइम दिया गया। इसके बाद जब उन्होंने बोलना शुरू किया ना, तो सब लोगों को इनकी बात इतनी अच्छी लगी कि सब इनको सुनते चले गए। स्वामी विवेकानंद के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जन्म होता है इनका 1863 में, 1863 में।
इनका नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। नरेंद्र नाथ दत्त पहले, ठीक है। इनके गुरु थे रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस, देखो राम का नाम भी है और कृष्ण का नाम भी है। अठारह सौ 97 में स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की शुरुआत की। ये क्या था? सामाजिक धार्मिक कल्याण, सामाजिक कल्याण और धार्मिक गतिविधियां। सामाजिक कल्याण व धार्मिक गतिविधियां को बढ़ावा देना, देने वाली एक संस्थान थी। कौन सी? रामकृष्ण परमहंस, अपने गुरु के नाम पे ही। किसने शुरुआत की? स्वामी विवेकानंद ने। कब की? 1897 में। आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन था कुआलम डांस कहाँ का है? मिजोरम का था। ये क्वेश्चन था। ये नृत्य कहाँ का है? ये नृत्य मिजोरम में मिजो समुदाय है, कम्युनिटी है एक, का पारंपरिक नृत्य है। नृत्य मिजोरम की राजधानी आइजोल है। ध्यान रखेंगे थोड़ा सा। मिजोरम में मिजो कम्युनिटी के अलावा और भी कम्युनिटी है, कुकी, पावी, ये वहाँ की प्रमुख जनजातियां हैं। ठीक है। एक है चेराव, इसको बोलते हैं बांस नृत्य भी बोलते हैं, बम्बू डांस। ये भी कहाँ का है? मिजोरम का है। इसके अलावा कुआलम जो आई गए ऊपर, और एक है छेइलम, ये वहाँ के पारंपरिक डांस है। ध्यान में रखेंगे। स्टैटिक के बारे में आजकल बहुत ज्यादा पूछ रहा है, तो पूछ सकता है। और ये नाम भी इनके ऐसे हैं, एक बार में याद भी नहीं होंगे, तो अपन बार बार इनको पढ़ते रहेंगे, रिवाइज करते रहेंगे ना, तो अपन को ये याद रहेंगे। ऑप्शन में था बिहार, तो बिहार में जाट जट्टिन ये डांस है। एक बिंदेसिया है, बिहार का है। अरुणाचल, अरुणाचल में बारदो, छाम और पोणम, पोणुम और वाच्छो नृत्य कहाँ के हैं? अरुणाचल के। और यूपी था, यूपी में कथक जो क्लासिकल डांस है, उत्तर भारत का, खासकर यूपी का। और इसके अलावा चरकुला और रासलीला होती है, कहाँ की? उत्तर प्रदेश की। ये तो फोक डांस है और ये क्लासिकल डांस है। दोनों में क्या अंतर होता है? मैं मान के चल रहा हूँ, ये बात तो पता ही होगी।
पता ही होगी सबको। नेक्स्ट था त्रिशूरपुरम फेस्टिवल, कहाँ का है? यही क्वेश्चन था, केरल का है। वहां पर एक मंदिर है, वडकुनाथम मंदिर। ये मंदिर उत्सव है, इस मंदिर में आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। कल परसों मैंने बताया था कि इकोनॉमिक्स में ज्यादातर एसएससी में टर्मिनोलॉजी आती है, मतलब ये चीज क्या होती है, नाम पूछ लिया, पूरा नाम पूछ लिया, इसके बारे में पूछ लिया, बहुत डिटेल में नहीं जाता है। तो अब सकल राष्ट्रीय उत्पाद ये क्या होता है? जो राष्ट्रीय उत्पाद है ना, नेशनल प्रोडक्ट है ना, उसका एमआरपी, मौद्रिक मूल्य, जो उस पर लिखा हुआ है। निवल राष्ट्रीय उत्पाद, एक साल में वस्तुओं और सेवाओं का शुद्ध उत्पादन, उसको बोलते हैं निवल राष्ट्रीय उत्पाद। कितनी वस्तुएं, कितनी सेवाएं उत्पादित हुई किसी राष्ट्र में एक साल में, उसको। नेक्स्ट था व्यक्तिगत आय, कि किसी निश्चित समय में, या फिर ऐसे मान लो व्यक्ति द्वारा उत्पादित प्राप्त वार्षिक आय, वार्षिक आय किसको बोलते हैं? व्यक्तिगत आय। नेक्स्ट क्वेश्चन था अपना मॉडर्न इंडिया से, दांडी मार्च। नमक मार्च भी बोलते हैं इसको। गांधी जी ने चलाया, एक तरह से आंदोलन था नमक कर को तोड़ने के विरोध में, गांधी जी ने। और 24 दिन का था, और 390 किलोमीटर की इन्होंने यात्रा की थी पैदल। और 12 मार्च 1930 से 5 अप्रैल 1930 तक साबरमती आश्रम है गांधी जी का, अहमदाबाद में, गुजरात में, वहां से इन्होंने शुरू करी थी, और दांडी स्थान है, वहां तक गए थे। 390 किलोमीटर 24 दिन में दांडी मार्च गांधी जी द्वारा, 12 मार्च 1930 से 5 अप्रैल 1930 तक, नमक कर के विरोध में। इसके बाद में होता है, इस टाइम पर जब ये दांडी मार्च निकला, इस टाइम पर भारत का जो वायसराय था वो था लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन, लॉर्ड तो क्यों बोले, सालों को हटाओ इनको, इरविन भगवान थोड़े थे। इरविन था वायसराय भारत का, ठीक है। और इनके बीच में होता है एक गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता होता है
गांधी जी के बीच में और जो भारत का वायसराय था इरविन, इसके बीच में। और कब होता है? ये होता है 5 मार्च 1931 को होता है। इसके एक साल, लगभग एक साल बाद, गांधी इरविन समझौता, 5 मार्च 1931 को। ठीक है। और जो वायसराय था इरविन, ये था 1926 से लेके 1931 तक भारत का वायसराय था ये। तो इसी के साथ ही समझौता होता है गांधी जी का। और इस समझौते के बाद में सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन को गांधी जी ने समाप्त कर दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट था स्मार्ट सिटी मिशन। अब बताओ, मैं रोज यही बात बोल रहा हूँ 3-4 दिन से, ये कहाँ से करंट अफेयर हो गई भैया? कब स्टार्ट हुई? ये क्वेश्चन था। स्टार्ट होती है 2015 में। मोदी जी ने ये काम और किया है आते ही। मतलब टारगेट बना रखा है। 3-4 दिन से पहले पूछा, आज स्मार्ट सिटी के बारे में पूछ लिया, एक बार जन धन योजना के बारे में पूछ लिया था, और क्या पूछा था, और एक बार भूल गया मैं। टारगेट बना रखा है पुरानी पुरानी स्कीमों के बारे में पूछने का, 2010 साल पुरानी स्कीमों के बारे में, 9 साल पुरानी स्कीमों के बारे में। तो कहाँ से करंट अफेयर में रिलेट करेगा इसको? किसके अंडर आता है? ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन अफेयर और अर्बन डेवलपमेंट। इस मंत्रालय के अंतर्गत आता है स्मार्ट सिटी मिशन। मतलब ये है कि यार कोई ग्रामीण क्षेत्र या कोई थोड़ा बहुत कोई शहर है ना, इसको और ज्यादा विकासशील बनाना, डेवलप करना, और स्मार्ट सिटी उसको बनाना। स्मार्ट सिटी की कुछ विशेषताएं थी, जो अच्छे से गतिशील हो, अच्छी सड़कें हो, अति अच्छी लाइटें हो, वहाँ पे अच्छा पर्यावरण हो, अच्छा इन्वायरमेंट हो, अच्छा वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन हो, शासन हो, है ना, वहाँ की अर्थव्यवस्था अच्छी हो, और वहाँ पर सुख सुविधाएं अच्छी हो, जीवन अच्छा हो। जैसे मान लो हॉस्पिटल की सुविधाएं है ना, पानी की सुविधाएं, बिजली की सुविधाएं अच्छी हो, स्मार्ट सिटी बनाना इसका मिशन था 2015 में मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन था डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीतिक निर्देशक तत्व, अनुच्छेद 36 से 51 में है। पहले ही पढ़ चुके हैं अपन इनके बारे में, आगे रिवीजन कर लेते हैं वापस। आयरलैंड, आयरलैंड के संविधान से अपन ने डीपीएसपी लिए थे 36 से 51 संविधान के भाग 4 में, भाग 4 में है। ठीक है, कुछ अनुच्छेद दिए गए थे नीचे, उसके बारे में पूछा था। सबसे पहले अपन बात करते हैं 36 में राज्य शब्द की परिभाषा बताई गई है। परिभाषित किया गया, परिभाषा बताई गई है 36 अनुच्छेद में। क्यों? क्योंकि यार जो डीपीएसपी है ना, डीपीएसपी में 36 से 51 तक बहुत बार राज्य शब्द का यूज में लिया गया कि राज्य ये करेगा वो करेगा, है ना, ऐसे। तो वो राज्य किसको बोल रहे हैं, तो ये उन्होंने पहले बता दिया कि हम राज्य इसको बोल रहे हैं। क्योंकि राज्य कई बार एक पर्टिकुलर स्टेट को भी बोला जा रहा है, राज्य कई अनुच्छेद 13 के तहत कई बार राज्य भारत को भी राज्य बोला जा रहा है। तो ये राज्य यहाँ पर किसको मान रहे हैं इन आर्टिकल्स के लिए, उसकी डेफिनेशन दी गई है आर्टिकल 36 में। 37, डीपीएसपी में दिए गए कोई भी प्रावधान, डीपीएसपी में बहुत सारे प्रावधान दिए गए हैं, कोई भी प्रावधान न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जाएगा। राज्य लागू करेगा, न्यायालय लागू नहीं करेगा।
क्लेम नहीं कर सकते। अभी राज्य बोलो, राज्य अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराएगा। अगर राज्य अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध नहीं करा सकता तो आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते फंडामेंटल राइट के जैसे, है ना। तो ये न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जाएंगे। राज्य अपने राज्य का अच्छे विकास के लिए वो चाहे उतनी अच्छी सुविधाएं दे सकता है अपने नागरिकों को। तीसरा था अनुच्छेद 38, यही क्वेश्चन था। और उसमें क्या है, राज्य लोगों को के कल्याण की लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करेगा। मात्रा उतरा पे ज्यादा ना जाए, बात को समझे बस खाली। कि राज्य एक अच्छे राज्य का निर्माण करने के लिए या फिर राज्य के लोगों के कल्याण के लिए एक अच्छी सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करेगा। ये बात लिखी गई है आर्टिकल 38 में, यही पूछा था इस क्वेश्चन में। और नेक्स्ट है 39। आर्टिकल 39 क्या बोलता है? 39 में मेन बात तो ये लिखी है, समान कार्य के लिए समान वेतन। समान वेतन, ये बात कहाँ लिखी गई है? ये भी क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है ये भी, कि समान कार्य के लिए समान वेतन आर्टिकल कौन सा है डीपीएसपी में। तो देखो यार, बैंक बैंक का तो एग्जाम्पल नहीं ले सकते कि बैंक तो केंद्र सरकार की यूनिट है, राज्य सरकार की यूनिट मानो। जैसे पटवारी है, हर स्टेट में पटवारी होता है। तो पटवारी है, जैसे किसी भी स्थान पर एक पटवारी है, तहसील है उसमें एक पटवारी है, या फिर किसी गांव है उसमें एक पटवारी है। तो पटवारी लड़का हो चाहे पटवारी लड़की हो, दोनों की सैलरी में अंतर नहीं कर सकता राजा कि यार लड़का है इसको ज्यादा मिलेंगे, लड़की है इसको कम मिलेंगे, या फिर लड़की है उसको ज्यादा मिलेंगे, लड़का है इसलिए कम मिलेंगे। तो समान, जब वो काम सेम कर रहे हैं, पोस्ट सेम है, सब कुछ सेम है, तो उसको पैसे भी सेम ही मिलेंगे। ये बात कहाँ लिखी गई है? आर्टिकल 39 में लिखी गई है डीपीएसपी में, जो कहाँ से लिए हैं अपन ने? आयरलैंड से लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आया, खड़ियान। वापस अजीब सा क्वेश्चन, कल परसों पूछा था उन्होंने। अर्धचंद्राकार मिट्टी के टीले को बोला जाता है, क्या बोला जाता है? मैं भूल गया फिर से। अब मैं ऑप्शन देख लो और मुझे याद आ जाएगा, वैसे भूल गया मैं। तो खड़ियान, खड़ियान किसको बोलते हैं? जैसलमेर में। जैसलमेर कहाँ है? राजस्थान में। जैसलमेर में पाई जाने वाली जल संरक्षण प्रणाली। पाई जाने वाली मत मानो इसको, अपनाई जाने वाली मानो। राजस्थान के जैसलमेर जिले में जो अपनाई जाती है ना, जल को स्टोर करने के लिए जो प्रणाली, वो तालाब कुएं के जैसी ही है ना। इसको बोलते हैं खड़ियान। वापस देख लो, खड़ियान है, खड़ियान ये बोला जाता है इसको। अब बताओ, ये क्वेश्चन आया था सीजीएल 2024 में। नेक्स्ट है गुल। इसके ऑप्शन में दिया गया था गुल। गुल बोलते हैं उत्तरी भारत में या फिर पहाड़ी इलाकों में। नदियां और नाले, नदियां हुआ या फिर कोई नाला हुआ, पहाड़ से पर्वत से पानी बह कर आता है तो बड़ा बहुत ज्यादा पानी आ जाता है तो नदियों का रूप लेता है, लेकिन थोड़ा बहुत पानी आता है तो वो नाले का रूप लेता है। नदियां और नाले के पानी को खेतों की तरफ मोड़ देना, कृषि यूज में, या खेतों में मोड़ देना, इसको बोलते हैं गुल। ठीक है। नेक्स्ट था जोहड़। ये
हमारे राजस्थान में बहुत पाए जाते हैं भैया, शेखावाटी क्षेत्र में खासकर। जोहड़, गांव के बाहर ऐसे एक बड़ा सा खड्डा होता था, मिट्टी का बांध टाइप होता था वो, तो बारिश का पानी वहां जाके स्टोर होता था, उसको बोलते हैं जोहड़। अभी भी है बहुत सारे गांवों में। हाँ, बहुत सारे तो सूख गए, वहां पे पानी नहीं है आज, लेकिन वो खड्डे पड़े हैं आज भी। और एक होता है कूल, ये हिमाचल या उत्तराखंड, यहाँ वाले क्षेत्रों में कोई हिमनद पिघल जाए, पहाड़ी इलाका है, हिमनद पिघल जाए या झरना, कोई झरना है, इनका पानी है ना, गाँव में मोड़ दिया जाए या खेतों में मोड़ दिया जाए, ये जो प्रोसेस है ना, इसको बोलते हैं कूल। ठीक है, इतनी बात ध्यान में रखेंगे यहाँ से। बेसिकली है तो ये टर्मिनोलॉजी, क्योंकि अलग अलग क्षेत्र में पानी को संचित करने का, सिंचाई का अलग अलग तरीका अपना रखा है, तो उनके बारे में अपन को पता होना चाहिए कि वो क्या है, कहाँ पर कौन सा तरीका अपनाया जाता है, कहाँ पर क्या है। बस ये पता रहेगा ना, तो अपन इस चीज को कर सकेंगे आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था करंट अफेयर का बोला जा रहा है, लेकिन कहाँ से करंट अफेयर लगी मुझे भी नहीं पता। 31 मई 2021 को बताओ, 2024 की एग्जाम में 2021 की क्वेश्चन आएगा क्या तक? 2021 तक ICRA के अनुसार उड़ान के तहत कुल मार्गों का केवल 47% और हवाई अड्डों का 39% ही चालू किया गया है। उड़ान स्कीम, इसके तहत 47% तो टोटल जो रास्ते हैं उनका, और हवाई अड्डों का 39% ही चालू किया गया है, पूरा चालू नहीं किया गया है। और इस उड़ान का पूरा नाम क्या है, इसकी फुल फॉर्म पूछिए भैया। तो इसका फुल फॉर्म है उड़े देश का आम नागरिक, ये इसका पूरा नाम है। बेसिकली आप इसको ऐसे समझो कि इसी गवर्नमेंट ने, बीजेपी वाली गवर्नमेंट ने ऐसा एक स्कीम स्कीम तो नहीं, मतलब एक मुहिम से चला रखी है कि भी अब हम है ना, एयरलाइन की जो टिकट है ना, टिकट उनको इतनी सस्ती कर देंगे कि पूरे देश का आम नागरिक का कोट इसलिए बोला गया है कि भी हर आदमी उसमें सफर कर सके। किसी का सपना हो ना कि मुझे एयरप्लेन में सफर करना है, तो वो भी इसमें आराम से कर सके सफर, इसके लिए ये चलाई गई है। आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन था इकोनॉमिक्स का, बेरोजगारी का सबसे उपयुक्त कारण भारत में। भारत में बेरोजगारी का सबसे उपयुक्त कारण, अलग अलग पैरामीटर होते हैं यार। ऑप्शन दिए गए थे, अधिक जनसंख्या, पर्यावरण स्थिति, उच्च शिक्षा प्रणाली, श्रम शक्ति की कमी। तो सबसे उपयुक्त कारण इसमें माना गया अत्यधिक जनसंख्या, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा निवास करती है, ये कारण माना गया था इसमें। और बाकी ऑप्शन मैटर करेंगे इसमें, क्या क्या किस बेस पे पूछा जाए, आगे भी अगर वापस सेम क्वेश्चन रिपीट होए तो ऑप्शन चेंज कर दे तो अपना दूसरा कारण भी हो सकता है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था जून 2021 तक, सॉरी 2021 तक, जून 2021 तक बायोस्फीयर रिजर्व कितने हैं भारत में?
तो वो है 18। एक सेकंड रुकना भैया। हाँ भाई, देखो बायोस्फीयर रिजर्व जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र, हिंदी में लिख देता हूँ मैं, जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र। बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया का अपना एक पूरा डेडिकेटेड वीडियो है, यूट्यूब पे पड़ा है। कौन कौन से 18 बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में कौन कौन से कहाँ हैं, इन सब के बारे में डिटेल से बताया गया है। आप चाहें तो देख सकते हैं। और ये याद रखना कि अभी तक भारत में 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। कुछ ऐसे क्षेत्र जहाँ पे जैव विविधता बहुत अच्छी है, इसलिए उनको रिजर्व कर दिया गया है। वहाँ पे बहुत सारी पक्षियों, पशु, जंगली जानवरों की इनकी प्रजातियां हैं, प्लांट की, पौधों की, तो उनको आरक्षित कर दिया गया है ताकि वो सुरक्षा में रहें, उनकी प्रजातियां आगे तक बनी रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन था अपना, क्या था? 1800 सॉरी 1194 में मोहम्मद गोरी किस वंश का था? ये गजनवी वंश का था। मोहम्मद गोरी गजनवी वंश का 1194 में गढ़वाल गढ़वाल वंश के जयचंद के साथ एक लड़ाई की, युद्ध किया, और उस युद्ध को बोला जाता है चंदावर का युद्ध। चंदावर का युद्ध। युद्धों के बारे में बहुत बार ऐसे पूछा जाता है, गोरी वर्सेस जयचंद। इसमें गोरी जीता था, जयचंद हार गया था। चंदावर का युद्ध 1194 में, ध्यान में रखेंगे। जयचंद था गढ़वाल वंश का और मोहम्मद गोरी था गजनवी वंश का, इतना यहाँ पर ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, मोहम्मद गोरी के और भी युद्ध हैं। 1191 में तराइन का फर्स्ट युद्ध, पृथ्वीराज चौहान PRC लिख रहा हूं मैं, पृथ्वीराज चौहान वर्सेस गोरी, जी फॉर गोरी है ना। इसमें पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे, गोरी हार गया था, लेकिन गोरी को उन्होंने छोड़ दिया, मारा नहीं। 1192 में फिर आ जाता है वो निकलकर, और तराइन का सेकंड लड़ाई लड़ने, और वो भी पृथ्वीराज चौहान और वर्सेस मोहम्मद गोरी के बीच में थी, लेकिन इसमें गोरी जीत जाता है, पृथ्वीराज चौहान हार जाता है। तो युद्धों के बारे में पूछा जाता है कई बार, ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। विक्रम घोष 2021 में कौन सा अवार्ड मिला इनको? संगीत नाटक अकादमी अवार्ड इनको मिला। संगीत नाटक अकादमी के बारे में मैं आपको कितनी बार बता चुका हूँ। दिल्ली में, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। 1952 में इसकी स्थापना होती है। इसकी एक दूसरी ब्रांच है, शाखा है, उसका नाम है जवाहरलाल नेहरू संगीत नाटक अकादमी। वो कहाँ पर है? मणिपुर में है।
इसकी स्थापना 1954 में होती है। और ये जो संगीत नाटक अकादमी अवार्ड है ना, ये भी 1952 में स्टार्ट हुआ था जब ये अकादमी बनी तब। और ये किसको मिला? 2021 में विक्रम घोष को मिला। और ये संगीत नाटक अकादमी अवार्ड है ना, ये प्रतिवर्ष दिया जाता है, हर साल दिया जाता है। संगीत नाटक अकादमी अवार्ड हर साल, स्थापना होती है 1952 में, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में, जवाहरलाल नेहरू मणिपुर में है। 1954 में इसकी स्थापना होती है। इसकी खंडपीठ है विक्रम घोष को 2021 में दिया गया। ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना, आगे जनगणना, कुछ क्वेश्चन तो फिक्स हैं, उन्हीं मतलब टॉपिक, तो उनमें से तो सवाल आना ही आना है। पूछा क्या गया, देखो कितना डीप पूछा है। किशोर आबादी 10 साल से 19 साल तक के बच्चों की, जो युवा है ना, उनकी आबादी कितनी है? 20.9% है भारत में। ये क्वेश्चन था। देखो यार, एक तो जनगणना, एक 5 ईयर प्लान, एक स्कीम, स्कीम की स्पेलिंग गलत हो सकती है यार। स्कीम, जो केंद्र सरकार की स्कीमें है ना, उनके बारे में, चाहे वो जरूरी नहीं है करंट अफेयर, तो करंट अफेयर तो बाढ़ में गया, देख लो आप, जैसे क्वेश्चन आ रहे हैं वैसे कोई भी हो सकती है। फिक्स है कि इनमें से क्वेश्चन आना ही आना है। संविधान के टॉपिक है, आर्टिकल है, राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, डीपीएसपी है, फंडामेंटल राइट है। इनमें से क्वेश्चन आना ही आना है, कोई रोक नहीं सकता इनमें से क्वेश्चन, चाहे कुछ भी हो जाए। कितने दिन से अपन कंटिन्यू कर रहे हैं, स्टैटिक वाला पोर्शन है, आना ही आना है ना, कोई रोक नहीं सकता इनमें से क्वेश्चन। तो आज के लिए इतना ही। इन टॉपिकों को गहराई से पढ़ें, बार बार रिवीजन करें, मैं भी कर रहा हूँ। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल फिर एक और नए सेट के साथ और नए अपडेट के साथ। कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शेयर करने की। जय हिंद।